In a streamlined flow of ideal liquid, the total energy, that is the sum of pressure energy, kinetic energy, and potential energy per unit mass or per unit volume remain constant at every cross section of tube of flow. At every cross section of tube of flow. एक ट्यूब ऑफ फ्लो ड्रॉ करते हैं of different cross section. There are two ends, X and Y. At X, cross sectional area is A1, at Y, cross sectional area is A2. Liquid enter with velocity V1, liquid emerge out with velocity V2. This is the Earth's surface. The height of X from Earth's surface, the height of X from the Earth's surface is h1, and the height of Y from Earth's surface is h2. By equation of continuity, A1 V1 equals A2 V2. लेकिन यहाँ देखें ध्यान से कि A2 is less than A1. तो इससे रिजल्ट क्या निकला? V2 is greater than V1. V2 greater than V1 है, यहाँ स्पीड ज़्यादा है और यहाँ स्पीड कम है. ठीक है. एक्स एंड पर लिक्विड को अंदर ट्यूब के अंदर भेजने वाला प्रेशर है P1 और लिक्विड बाहर निकल रहा है अगेंस्ट प्रेशर P2. P2 के अगेंस्ट बाहर निकल रहा है और P1 प्रेशर इस लिक्विड को अंदर भेज रहा है. ठीक है. तो अब लिक्विड पर वर्क है, कहाँ वर्क है? एंड एक्स पर, क्योंकि किसी पंप ने या किसी सोर्स ने इस लिक्विड को ट्यूब के अंदर धकेला है. वर्क इज टू बी डन ऑन द लिक्विड. लेकिन यहां लिक्विड को बाहर निकलना पड़ा अगेंस्ट प्रेशर P2, तो फिर वर्क इज डन बाय द लिक्विड अगेंस्ट प्रेशर P2. एट एक्स किसी पंप ने या किसी सोर्स ने लिक्विड को धकेला अंदर ट्यूब के अंदर, तो वर्क इज डन ऑन द लिक्विड. और यहाँ अगर सपोज एयर भी है तो उस एयर को हटाकर, एयर को धकेल कर लिक्विड बाहर निकला. वर्क इज डन बाय द लिक्विड एट एक्स. एट एक्स वर्क इज डन ऑन द लिक्विड बाय सम एजेंट. किसी न किसी ने, पंप ने या किसी और ने इस पर वर्क किया लिक्विड को ट्यूब के अंदर धकेलने के लिए. अब कितना वर्क किया? कितना वर्क किया? वर्क डन ऑन लिक्विड पर यूनिट मास, पर यूनिट मास 1 kg या 1 ग्राम पर यूनिट मास पर कितना वर्क किया? वर्क का फॉर्मूला होता है, देखो, फोर्स इनटू डिस्टेंस. ठीक है. फोर्स इनटू डिस्टेंस.
पर यूनिट मास नहीं, मुझे इसको पर यूनिट टाइम लेना चाहिए यहाँ। फोर्स कितना है? फोर्स है प्रेशर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डिस्टेंस, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला होगा? लिक्विड ने एक डिस्टेंस में चली गई डिस्टेंस को ही बोलते हैं, 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस को ही बोलते हैं वेलोसिटी। कितना? v1। p1 a1 v1 जूल पर सेकंड, ये wx आया। फिर एट y, वर्क इज डन बाय द लिक्विड अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा प्रेशर? P2। हैंस WY इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, P2 A2 V2 जूल पर सेकेंड। दिस इज द वर्क डन ऑन द लिक्विड, दिस इज द वर्क डन बाय द लिक्विड। तो नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड कितना हुआ? हैंस नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड कैसा? पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम कितना बनेगा? ये नेट वर्क डन बना WX माइनस WY। तो नेट वर्क डन कितना हुआ? P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। दिस इज द नेट वर्क डन बाय द लिक्विड। अब x पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, y पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, तो वेलोसिटी यहां बढ़ गई, v2 ग्रेटर देन v1, सॉरी v2 ग्रेटर देन v1 है, तो वेलोसिटी बढ़ गई इसकी, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया यहाँ पर। करेक्ट। देन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास न लूं मैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m ऑफ लिक्विड, कहाँ? एट x कितना है? हाफ m v1 स्क्वायर। फिर काइनेटिक एनर्जी एट y ऑफ मास m कितना बना? हाफ m v2 स्क्वायर। गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर हाफ m v1 स्क्वायर। क्योंकि v2 ग्रेटर है v1 से, तो बढ़ गई काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द नेट गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m ऑफ लिक्विड। ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m ऑफ लिक्विड एट x। P1 लिख दूं मैं इसको? नहीं, प्रेशर यूज किया हुआ है, U1 mgh1। ठीक है। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट y U2 इक्वल्स mgh2। सिंस H2 ग्रेटर देन H1, लिक्विड उठ गया ऊपर, H1 कम है, H2 ग्रेटर है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ी। तो फिर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इक्वल्स mgh2 माइनस mgh1। एक ये आया गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ये था गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और ये वर्क डन ऑन द लिक्विड। सीधी सी बात है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बाय
वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, net work done on the liquid equals total gain in energy। तो नेट वर्क डन कितना बना आपका? नेट वर्क डन बन रहा है हाँ, तो कोई बात नहीं, ये भी पर यूनिट टाइम ही निकल कर आएगा, क्योंकि v1 वेलोसिटी, v1 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस आएगी, तो m मास कौन सा है? 1 सेकंड में डिस्प्लेस्ड मास है, वो भी स्पेसिफाई कर लो। यहाँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m ऑफ लिक्विड एट x फ्लोइंग पर सेकेंड, फ्लोइंग पर सेकेंड। तो यहाँ बना आपका कितना? P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2 इक्वल्स गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना बन गया? हाफ m V1 स्क्वायर माइनस हाफ m V2 स्क्वायर और प्लस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल, अच्छा V2 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और ये mgh2 माइनस mgh1। ठीक है, यहां से जो A1 V1 है, ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डिस्टेंस। A1 V1 इक्वल्स A2 V2 इक्वल्स V। V का मतलब हो गया वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो अब आपका बना P1 V माइनस P2 V। दिस इज नॉट वेलोसिटी, इट इज वॉल्यूम, इक्वल्स हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। अब मैं वन वाली सारी फिगर एक साथ ले रहा हूं, P1 V और माइनस से इधर आ गया है प्लस हाफ m V1 स्क्वायर प्लस mgh1 इज इक्वल्स टू P2V प्लस हाफ m V2 स्क्वायर प्लस mgh2। इस पूरी इक्वेशन को मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, या पहले चलो मास से डिवाइड कर लेते हैं, दो बार कर लेंगे, पहले वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। वॉल्यूम से मैंने इसे डिवाइड कर दिया, तो ये बना डिवाइड बाय वॉल्यूम V। तो P1 V कैंसिल हो गया, प्लस हाफ m अपॉन V मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल्स P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ठीक है, ये तो हमने दो क्रॉस सेक्शन के लिए लिया है। अगर मैं कोई तीसरा क्रॉस सेक्शन यहां ले लूं जिस पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A3 हो, वेलोसिटी V3 हो, प्रेशर P3 हो, तो फिर यहाँ एक इक्वेशन और बन जाएगी। इसी के इक्वेशन में बनेगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल्स P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 इज इक्वल्स टू P3 प्लस हाफ रो V3 स्क्वायर प्लस रो जी H3। तो सीधी सी बात है, क्या बना? P1 प्लस रो V स्क्वायर, नॉट P1, रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल्स कांस्टेंट। ये क्या है? ये है आपकी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस ये क्या है?
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तीनों का सम कांस्टेंट। इसी इक्वेशन में हम डिवाइड कर दें मास से। इसी इक्वेशन में क्या डिवाइड कर दें? मास से डिवाइड कर दें, तो वॉल्यूम अपॉन मास कितना बन जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी यानी P1 अपॉन रो, प्लस यहां मास से मास कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? हाफ V1 स्क्वायर प्लस मास से मास कैंसिल होकर GH1 इक्वल्स P2 बाय रो प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस GH2, और सिंपली P बाय रो प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस GH इक्वल्स कांस्टेंट। ये क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तीनों मिलकर क्या? कांस्टेंट। यही बर्नौलीज थ्योरम है। पर यूनिट मास ले लो या पर यूनिट वॉल्यूम ले लीजिए, सारी एनर्जीज का सम मिलकर के कांस्टेंट बना रहता है।